हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन की गति के नियम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यूटन ने गति संबंधी 3 नियमों को दिया था। आज हम उन्हीं 3 नियमों को अच्छे से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले गति क्या होती है। गति वह घटना जिसमें कोई कण समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है या घटना हमारा गति कहलाता है। जैसे कि हमने ये लिखा है, गति वह घटना जिसमें कोई कण समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है, गति कहलाती है। ये तो गति हो गई। अब आइए देखते हैं न्यूटन की गति के नियम। 3 नियम दिए थे, तो आइए हम पहला नियम देखते हैं, जो कि है फर्स्ट लॉ। न्यूटन का प्रथम नियम यह कह रहा है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, और यदि वह गतिशील में है तो वह उसी प्रकार चलती रहेगी। वस्तु की अवस्था में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाए। अगर उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएगा तो वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखती है। वस्तु इसमें वस्तु स्वयं गतिशील या स्थिर अवस्था, जैसे कोई वस्तु गतिमान है तो वह स्वयं स्थिर नहीं होगी, और यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह स्वयं गतिशील नहीं होगी। उसे गतिशील करने के लिए एक बाह्य बल लगाया जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है यह नियम। इसके नियमानुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम ही अवस्था में बनी रहेगी, जैसे कि अभी हमने बताया। और यदि वह एक सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो वह उसी प्रकार चलती रहेगी। वस्तु की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत होता है। इसका कहने का तात्पर्य है कि यदि मान लीजिए वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में, तो वह विराम अवस्था में बनी रहेगा। अगर इसको हम यह स्वयं गतिशील नहीं होगा, इसे गतिशील कराने के लिए हम कोई बाह्य बल लगाते हैं। और यदि वह एक सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो वह उसी प्रकार चलती रहेगी। मतलब यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह चलती ही रहेगी। वस्तु की यह विरामावस्था में तभी आएगा जब उस पर हम कोई बाह्य बल कार्यरत होता है। तो देखिए, गति के जो प्रथम नियम है इसे हम जड़त्व का नियम एवं गलीलियो का नियम से भी जाना जाता है। जड़त्व का नियम से ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन इसे गलीलियो का भी नियम कहते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गति का जो प्रथम नियम है यह बल की दिशा को दर्शाता है। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि गति का बल की दिशा को दर्शाने वाला कौन सा नियम है, प्रथम नियम या द्वितीय नियम या तृतीय नियम। तो गति का जो प्रथम नियम है वह बल की दिशा को दर्शाता है। तो हमने न्यूटन के गति विषयक नियमों में से पहला नियम पढ़ा, जो कि हमने देखा इस प्रकार है कुछ। तो आइए अब इसके हम कुछ एग्जाम्पलों को देखते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए लोग को। तो आइए अब हम देखते हैं गति के जो प्रथम नियम है उसके कुछ एग्जाम्पलों को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए गिलास पर रखे गत्ते को अचानक हटा देने पर उस पर रखा सिक्का गिलास में जा गिरता है। हमने गति के प्रथम नियम को पढ़ा और उसकी एग्जाम्पलों को हम पढ़ रहे थे। इसमें है पहला उदाहरण, गिलास पर रखे गत्ते को अचानक हटा देने पर उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। आइए देखते हैं क्यों गिर जाता है। जैसे मान लीजिए कोई गिलास है, उस पर अगर गत्ता रखा है और उसके ऊपर सिक्का एक रखा हुआ है, तो वो जो सिक्का है वह देखिए, तो गिलास पर रखे गत्ते को अचानक हटा देने पर देखिए, जब गिलास है उसके ऊपर गत्ता है और उसके ऊपर सिक्का है। जैसे ही हम गत्ते पर क्षैतिज दिशा में बल लगाते हैं तो गत्ता तो गतिशील अवस्था में हो जाता है, लेकिन जो सिक्का है वह विराम अवस्था में ही रहता है और जड़त्व के कारण वह विराम अवस्था में बना रहना चाहता है। तो इस प्रकार जब गत्ता गतिशील हो जाता है तो गत्ता हट जाता है और जो सिक्का रहता है जड़त्व के कारण वो गिलास में जा गिरता है। आइए हम इसकी और उदाहरण देखते हैं, जैसा कि है दूसरा हमारा। तो आइए हम इसका अगला उदाहरण देखते हैं, जो कि है चलती गाड़ी पर से उतरने पर यात्री का नीचे गिर जाना है।
चलती गाड़ी पर से उतरने पर यात्री का गिर जाना। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है तो उस पर से जब कोई यात्री नीचे उतरता है तो जो यात्री का पैर है वह ज़मीन के संपर्क में जैसे ही आता है तो वह विरामावस्था में आ जाता है, लेकिन जो यात्री का ऊपरा भाग है, शरीर का ऊपरी बॉडी है, वह गतिशील अवस्था में ही बने रहने चाहते हैं। तो इस प्रकार वह जब कोई यात्री बस से या किसी और बस से उतरता है तो वह गिर जाता है। तो आइए इसके एक और एग्जाम्पल को देखते हैं, जो कि है हमारा बस के अचानक ब्रेक लगाने पर बस के अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री का आगे की ओर झुकना। आगे की ओर झुकना। जब बस पर वो ब्रेक नहीं लगा था तो बस गतिशील अवस्था में थी, तो जो हमारी बॉडी थी वो भी गतिशील अवस्था में आ जाती है। लेकिन जैसे ही बस में ब्रेक लगाया जाता है तो बस का जो फर्श होता है वह विरामावस्था में आ जाता है और उसके संपर्क में हमारे बॉडी का निचला भाग जो है यानी पैर वो भी विरामावस्था में आ जाता है। लेकिन जो हमारे बॉडी का ऊपरा सिरा है, भाग है, वह जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहना चाहता है, तो इसी जड़त्व के कारण वह आगे की ओर झुक जाता है। तो आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं। बस के अचानक स्टार्ट होने पर यात्री का पीछे की ओर झुकना। बस के चलने पर यात्री का पीछे की ओर झुकना। यात्री का पीछे की ओर झुकना। बस के चलने पर यात्री का पीछे की ओर झुकना। जब बस विरामावस्था में थी तो हमारी बॉडी भी विरामावस्था में थी, लेकिन जैसे ही बस अचानक गतिशील अवस्था में हुई तो हमारे बॉडी का निचला सिरा उसके बस के फर्श के संपर्क में आने पर गतिशील अवस्था में आ जाता है, लेकिन ऊपरा सिरा जो है हमारा वो विरामावस्था में ही बना रहना चाहता है जड़त्व के कारण। तो इस प्रकार जड़त्व के कारण बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो आइए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जड़त्व क्या है। आइए देखते हैं जड़त्व के। तो आइए दोस्तों अब हम जड़त्व के बारे में जानते हैं। जड़त्व क्या है? जड़त्व को अंग्रेजी में इनर्शिया कहते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है INERTIA। इसको इनर्शिया पढ़ा जाता है। तो जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला है विराम का जड़त्व, दूसरा है दिशा का जड़त्व, तीसरा है गति का जड़त्व। तो आइए देखते हैं जड़त्व इनर्शिया क्या होता है। किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण से वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। किसी पिंड का जड़त्व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है।
तो देखिए इनर्शिया जड़त्व कहना यह चाहता है किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण से वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब इसके कहने का कारण यह है कि जड़त्व है, जैसे कोई वस्तु मान लीजिए विरामावस्था में है तो वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, मतलब वह अपनी विरामावस्था में बनी रहना चाहती है, वह गतिशील अवस्था में नहीं बनना चाहती। यही यह नियम कहता है कि किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण से वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। इसका कहने मतलब यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनना रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में तो वह गतिशील अवस्था में बना रहना चाहती है। तो आइए हम जड़त्व के प्रकार देखते हैं। जड़त्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। जड़त्व के प्रकार, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला है विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब जड़त्व जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब यह विराम, तो मतलब वह अपनी विरामावस्था में स्थिति का परिवर्तन करना चाहती है। यदि इसका कहने मतलब यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो वह विरामावस्था में ही रहना पसंद करती है। और दूसरा है हमारा गति का जड़त्व। इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। विराम का जड़त्व जैसे कि हमने बताया वह विराम स्थिति में बना रहना चाहती है। और दूसरा है हमारा गति का जड़त्व। गति का जड़त्व मतलब है कि वह गतिशील है तो वह गतिशील ही बना रहना चाहती है। तो अगला है हमारा दिशा का जड़त्व। जिसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो हमने जड़त्व को बताया 3 प्रकार के होते हैं। पहला है विराम का जड़त्व इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा है हमारा गति का जड़त्व इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा है हमारा गति का जड़त्व जिसको हम इंग्लिश में कह रहे हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आइए हम इसको एक्सप्लेन से देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम जड़त्व के प्रकार के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। पहला है कि विराम का जड़त्व जिसे इंग्लिश में इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण से वह अपनी विरामावस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। जैसा कि इसके पहले हमने पढ़ा जड़त्व क्या होता है। जड़त्व होता था किसी वस्तु का वह गुण जो अपने स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता था। अब हम उसके प्रकारों को देख रहे हैं। तो इसमें ये विराम का जड़त्व हमने पढ़ा। यहाँ पर देखिए विराम शब्द मतलब विरामावस्था, यहाँ पर खुद ही इसकी परिभाषा अपने आप दिख रही है। जैसे जड़त्व मतलब किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण से वह अपनी स्थिति में परिवर्तन, तो यहाँ विराम है यानी विरामावस्था, तो इसकी विराम का जड़त्व की परिभाषा हो जाएगी किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण से वह अपनी विरामावस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। उसी प्रकार हमारा दूसरा है गति का जड़त्व। जिसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन।
जड़त्व मतलब अपनी स्थिति में विरोध करना, लेकिन यहाँ पर गति का जड़त्व मतलब अपने गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो आइए देखते हैं, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण से वह अपनी गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। तो हमने देखा गति का जड़त्व क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण से वह अपनी गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध। यहाँ पर देखिए, चूंकि यह गति है तो मतलब वह गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, और यहाँ पर विराम था यानी वह विरामावस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। अब है हमारा तीसरा, दिशा का जड़त्व, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जैसे कि इसमें हमने देखा विराम का जड़त्व यानी किसी वस्तु का वह गुण जो अपने विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करती थी, इसमें है गति का विरोध करती थी, तो इसमें है गति में होने वाली दिशा परिवर्तन का विरोध करेगी। होगा किसी वस्तु का वह गुण किसी वस्तु का वह गुण किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण से वह अपनी गति में होने वाले दिशा परिवर्तन का विरोध करते हैं। ये हमारा दिशा का जड़त्व कहलाता है। तो हमने जड़त्व के बारे में इसके पहले वाले स्लाइड में देखा था कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। और तो उसके बाद हमने हमने विराम का जड़त्व, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। उसके बाद हमने देखा गति का जड़त्व। गति का जड़त्व मतलब किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। और हमने तीसरा देखा दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व मतलब किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने गति में होने वाले दिशा का विरोध करती है। तो हमने गति के प्रथम नियम को देखा। उसके बाद जड़त्व जैसे मान लीजिए कमल को झटकने पर धूल का निकलना, ये सब जड़त्व है। और वृक्ष को हिलाने पर फल का गिरना, ये सब जड़त्व के कारण होता है। तो आइए अब हम न्यूटन के गति के प्रथम नियम को देख चुके हैं, जो कि हमारा टॉपिक था न्यूटन के गति के नियम। हमने जड़त्व पर पढ़ लिया। अब आइए हम न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम गति के द्वितीय नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। द्वितीय नियम अब हम पढ़ने वाले हैं। द्वितीय नियम, सेकंड लॉ। तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम यह कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो आइए देखते हैं, किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल
उस किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल उस वस्तु में संवेग में परिवर्तन की उस वस्तु में संवेग में किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल उस वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन लगाए गए बल की दिशा में तो देखिए न्यूटन के गति का द्वितीय नियम यह है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल F, किसी वस्तु के बाह्य बल F, द्वितीय नियम कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल F उस वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन लगाए गए बल की दिशा में होता है। तो F मतलब ये देखिए यह नियम कह रहा है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल F है जो होता है उस वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन मतलब dp दर, जब दर की बात हो यानी हम किसी भी राशि में अगर हम समय से भाग दें तो वह दर कहलाती है। तो हम dp/dt हो जाएगा संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती, ये देखिए समानुपाती का चिन्ह है। तो नियम से हमारा निकल रहा है F प्रोपोर्शनल dp/dt। चूँकि हम जब प्रोपोर्शनल यानी इसको समानुपाती हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है, तो यहाँ पर आएगा हमारा F इक्वल टू k dp/dt। ये हमारा एक स्थिरांक आ गया है। चूँकि यह प्रयोगों द्वारा ज्ञात है कि k बराबर 1 होता है, तो k बराबर 1 रखने पर हो जाएगा हमारा F इक्वल टू dp/dt। यहाँ पर हम लिख देते हैं k इक्वल टू 1, तो F इक्वल टू dp/dt हो गया। चूँकि अब हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि P यानी संवेग बराबर होता है हमारा mv, तो यहाँ पर dp तो यहाँ F बराबर dp/dt है, तो हम P की जगह पर mv रखने जा रहे हैं। तो होगा हमारा F इक्वल टू P की जगह mv हमने रख दिया अपान dt, तो हो जाएगा F इक्वल टू m dv/dt। यहाँ से देखिए एक निष्कर्ष निकल रहा है कि F सब, यहाँ से हम अगर निष्कर्ष निकालें तो हमारा निकलेगा F प्रोपोर्शनल 1/t। ये देखिए t बटे में है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल लगा कर हम इसको लिख सकते हैं। यदि इसके कहने का तात्पर्य है कि यदि समय बढ़ जाए तो बाह्य बल का मान कम हो जाएगा। अगर बाह्य बल का मान, किसी वस्तु पर बाह्य बल का मान यदि कम करना है तो हम समय बढ़ा देते हैं, क्योंकि समय जो है बाह्य बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारा F इक्वल टू हो जाएगा m, चूँकि हम जानते हैं कि dv/dt a होता है हमारा त्वरण, तो हम dv/dt की जगह a रख दिए, तो F बराबर हमारा हो गया ma। तो यहाँ पर देखिए F बराबर ma से हमारी गति के द्वितीय नियम की एक और परिभाषा निकल के आती है। आइए वो देखते हैं वो क्या है। तो आइए देखते हैं यह बराबर ma से हमारी एक और परिभाषा निकल के आती है। परिभाषा होगी यह कि किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल F उस बल की द्रव्यमान m तथा वस्तु में उत्पन्न बल की दिशा में त्वरण जो उत्पन्न होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो आइए लिखते हैं किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल F उस बल के
द्रव्यमान m एवं वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण ए के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए हमारा निष्कर्ष यही निकला है, किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य F उस बल के द्रव्यमान यानी m एवं वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। तो आइए द्वितीय नियम के एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण यह है कि जैसा कि जब कोई क्रिकेटर जब कैच पकड़ता है तो वह अपने हाथों को नीचे कर लेता है। वह नीचे इसलिए करता है ताकि समय का मान बढ़ जाए। तो समय का मान बढ़ने पर बल का मान घट जाए, जैसे कि अभी हमने प्रूव किया था F प्रोपोर्शनल 1/T। इसका कहने का सेंस ही यही है कि मतलब यदि T का मान बढ़ जाए, यदि F का मान बढ़ता है तो T का मान घटता है, यदि T का मान बढ़ता है तो F का मान घटता है। जब कोई क्रिकेटर अपने हाथों को कैच पकड़ते समय अपने हाथों को नीचे कर लेता है तो उसका समय बढ़ जाता है, समय के बढ़ने से बाह्य बल का मान कम हो जाता है। तो लिखेंगे हम, एक क्रिकेटर कैच पकड़ते समय, एक क्रिकेटर कैच पकड़ते समय अपने हाथों को नीचे की तरफ कर लेता है। ताकि समय बढ़ जाए, ताकि समय यानी T का मान बढ़ जाए। तो समय का मान बढ़ने पर एक क्रिकेटर कैच पकड़ते समय अपने हाथों को नीचे की तरफ एक क्रिकेटर कैच पकड़ते समय अपने हाथों को नीचे की तरफ करता है ताकि समय का मान बढ़ जाए, जिससे बाह्य बल का मान कम हो जाता है, जिससे बाह्य बल का मान कम हो जाता है। तो हमने गति के द्वितीय नियम को देखा और उसको समझा भी, उदाहरणों से भी हमने कंसेप्ट को क्लियर किया। आइए अब हम न्यूटन के गति का, जो हम जानते हैं 3 नियम है, हमने 2 नियमों को देख लिया है। आइए अब हम न्यूटन के गति के तृतीय नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों हम गति के तृतीय नियम को देखते हैं। तृतीय नियम यह है कि जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में लगाती है। इसलिए इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। आइए देखते हैं तृतीय नियम, थर्ड लॉ। तृतीय नियम, थर्ड लॉ। इसके नियमानुसार जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है इसके नियमानुसार जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी
दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। विपरीत दिशा में लगाती है। अर्थात प्रत्येक क्रिया के एक समान व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो देखिए, इसके नियमानुसार जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। अर्थात प्रतिक्रिया की एक समान व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। चूंकि यहाँ पर देखिए क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, तो इसलिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। तो हमने गति के तृतीय नियम को देखा, जो कि यह बताता है कि यदि कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लेकिन विपरीत दिशा में लगाती है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक क्रिया के एक समान व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए इसे क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, जो कि गति का तृतीय नियम है। आइए अब इसको कुछ उदाहरणों को देख। तो आइए दोस्तों, हम गति के तृतीय नियम के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जैसे कि पहला है कि गोली चलाने वाले व्यक्ति को धक्का लगता है। गोली चलाने वाले व्यक्ति को धक्का लगना। जैसे मान लीजिए जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो जो गोली है वह क्रिया बल के रूप में बाहर आती है, लेकिन जब जैसे ही गोली बाहर आती है तो वह प्रतिक्रिया के रूप में बंदूक पर भी अपना बल उतना ही बल लेकिन विपरीत दिशा में लगाते हैं, जिससे बंदूक पीछे की ओर चली जाती है और बंदूक के पीछे की ओर चली जाने पर जो बंदूकधारी होता है, मतलब जो गोली चलाता है, उसको धक्का लगता है। तो आइए इसके एक और उदाहरणों को देखते हैं। जैसे कि नाव से किनारे कूदने पर नाव का पीछे की ओर चले जाना। नाव से किनारे कूदने पर नाव का पीछे हट जाना। जैसे ही नाव से हम कूदते हैं तो अपने पैरों द्वारा नाव पर बल लगाते हैं, उतना ही बल नाव द्वारा हमारे ऊपर भी लगता है, तभी तो हम नाव से कूद पाते हैं और नाव पीछे की ओर चली जाती है। तो हमने आज एक गोली चला। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं गति के तृतीय नियम के एक और उदाहरण। जैसे मान लीजिए किसी तैराक द्वारा पानी ढकेलना।
क्रिया है तो तैराक का पानी में आगे बढ़ना प्रतिक्रिया है। किसी तैराक द्वारा पानी धकेलना क्रिया है तो तैराक का पानी में आगे बढ़ना प्रतिक्रिया है। तो हमने दोस्तों आज न्यूटन के गति विषयक नियमों को पढ़ा। जैसे कि हमने प्रथम नियम पढ़ा। प्रथम नियम यह है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना पसंद करेगी। वस्तु स्वयं गतिशील नहीं होगी। यदि वह गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, स्वयं विरामावस्था में नहीं आएगी। मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन तभी होगी जब उस पर कोई बाह्य कार्यरत होता है। तो इसी प्रकार हमने जड़त्व को भी पढ़ा, किसी वस्तु का वह गुण जिसका कारण वह अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करते। तथा हमने न्यूटन के द्वितीय नियम को पढ़ा, जो कि यह है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल संवेग में परिवर्तन की बल की दिशा में होता है। और हमने तृतीय नियम को पढ़ा, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, और इसे उदाहरणों से हमने समझा भी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।